नमस्कार। आज हम स्कूलों और सीखने पर बात करेंगे। एक ऐसी बात जो शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। क्या हो अगर बच्चे सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि वो कमाल के शिक्षक भी बन सकें? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। हमारे हाथ लगा है शिवा नारायण का एक लेख, लर्नर्स आर ऑल्सो टीचर्स। ये टैक्सला पेज ब्लॉग पर है और इसमें एक नए आइडिया की बात है, लर्नोग्राफी। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, हाँ, थोड़ा सा। पर मतलब सीधा है। सीखने का एक ऐसा तरीका जो इस पर आधारित है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, खासकर जब हम कुछ करते हैं, ना कि सिर्फ सुनते हैं। बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इस पिटारे को और देखते हैं कि पारंपरिक क्लासरूम से ये कितना अलग है। हाँ, और ये आइडिया बहुत सही समय पर आया है। आजकल शिक्षा के तरीकों पर नई बहस तो चली रही है। हम धीरे धीरे वो पुराने मॉडल से हट रहे हैं जहाँ बस टीचर बोलता है और बच्चे चुपचाप सुनते रहते हैं। सही कहा। तो आज हम इसी बदलाव पर बात करेंगे इस लेख के नजरिए से कि भाई दिमाग का विज्ञान इसमें कहाँ फिट होता है, ये मिनिएचर स्कूल क्या चीज़ है, और सबसे मज़ेदार ये छोटे शिक्षक कौन है। हाँ, ये छोटे शिक्षक वाला आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा। हमारा मकसद यही है कि इस सोच को समझें, इसके पीछे का साइंस देखें और मतलब ये सोचें कि क्या इससे स्कूलों में सच में कुछ बदलाव आ सकता है। तो फिर शुरू करते हैं मूल विचार से। हर बच्चा सीखने वाला भी है और सिखाने वाला भी। ये सुनने में ही कितना अलग है उस क्लासरूम से जहां सारी जानकारी बस टीचर से बच्चों तक जाती है, एक ही दिशा में। बिल्कुल। ये पूरी तरह से उलट देता है उस सोच को। और ये लर्नोग्राफी आपने कहा न्यूरोसाइंस पर आधारित है, ये काम कैसे करती है? हाँ, तो लेनोग्राफी का सार यह है कि ज्ञान सिर्फ कानों से नहीं घुसता। अच्छा। वो हाथों से, शरीर के इस्तेमाल से, मतलब मोटर एक्टिविटी से दिमाग में बेहतर तरीके से बैठता है। मोटर एक्टिविटी मतलब? जैसे लिखना। हाँ, लिखना, कुछ बनाना, करके देखना, चीजों को विजुअलाइज करना, प्रैक्टिस करना, ये सब। तो ये एक तरह से शिफ्ट है, सिर्फ सुनने के बजाय करके सीखने पर जोर। अच्छा, मतलब रटना नहीं बल्कि उसे किसी न किसी तरफ फिजिकली प्रोसेस करना। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर दिमाग का कनेक्शन आता है। जब बच्चे इस तरह सीखते हैं तो उनके दिमाग के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं। कौन कौन से हिस्से? जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने समझने में मदद करता है, हिप्पोकैम्पस जो यादें बनाता है, और सेरिबेलम भी जो मूवमेंट और स्किल सीखने में जरूरी है। तो ये सब मिलकर जानकारी को दिमाग में गहराई से बिठाते हैं, ज्यादा मजबूती से। और इसी से जुड़ा है मिनिएचर स्कूल मॉडल। ये छोटे छोटे स्कूल हैं क्या? नहीं, स्कूल की बिल्डिंग नहीं, ये क्लासरूम के अंदर का सिस्टम है। अच्छा। इसमें क्लास में ही छोटे छोटे फ्लेक्सिबल ग्रुप्स बनते हैं, बच्चे इनमें मिलकर काम करते हैं। और ज्ञान सिर्फ टीचर से नहीं आता, बच्चे एक दूसरे को भी सिखाते हैं। वहीं पे वो छोटे शिक्षक आते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर वो छोटे शिक्षक उभर कर आते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये कुछ वैसा ही है जैसा अक्सर घरों में होता है। घरों में कैसे? सोचिए, कैसे बड़ा भाई या बहन छोटे को साइकिल चलाना सिखा देता है या कोई गेम खेलना, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये तो होता ही है। बस वो कुदरती है, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। मिनिएचर स्कूल इसी कुदरती तरीके को क्लासरूम में लाने की कोशिश है। तो ये छोटे शिक्षक, क्या ये कोई खास बच्चे होते हैं या उन्हें कोई ट्रेनिंग दी जाती है? लेख के मुताबिक ज्यादातर नहीं, ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने कोई चीज, मतलब कोई कॉन्सेप्ट दूसरों से थोड़ा पहले समझ लिया है। अच्छा। या उसमें थोड़ी महारत हासिल कर ली है, और फिर वे स्वाभाविक रूप से अपने आप ही अपने साथियों की मदद करने लगते हैं। तो ये कोई अपॉइंटेड रोल नहीं है? नहीं, ये जरूरत के हिसाब से उभरता है। आपने पहले ब्रेन पेज का जिक्र किया था, वो लर्नोग्राफी का मुख्य तरीका है। ये क्या चीज है? हाँ, ब्रेन पेज ये एक तरह से लर्नोग्राफी का एक्शन वाला हिस्सा है, मतलब प्रैक्टिस। हाँ, इसका मतलब है किसी पढ़ी हुई चीज को अपने हाथ से लिखकर या उसकी तस्वीर दिमाग में बनाकर या उससे प्रैक्टिस करके अपनी वर्किंग मेमोरी का हिस्सा बनाना। जैसे हम नोट्स बनाते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही, पर इसमें मोटर एक्टिविटी मतलब हाथ का इस्तेमाल बहुत जरूरी माना गया है। ये जानकारी को दिमाग में जैसे प्रिंट करने जैसा है। मुझे ये बात बहुत मजेदार लग रही है कि हाथ से लिखने का इतना गहरा असर है। आजकल तो सब टाइपिंग और स्क्रीन पर ही होता है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। देखिए, हाथ से लिखने में दिमाग के जो हिस्से एक्टिवेट होते हैं वो टाइपिंग से अलग है, और माना जाता है कि ये याददाश्त और समझ को ज्यादा मजबूत करते हैं। और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। लेख कहता है कि जब एक छोटा शिक्षक किसी दूसरे बच्चे को सिखाता है, हाँ, तो सीखने वाले को तो फायदा होता ही है, पर सिखाने वाले बच्चे की खुद की समझ और उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। ये डबल फायदा है। ये कैसे होता है? देखिए,
सिखाने की प्रक्रिया सिखाने वाले के दिमाग के लिए एक जबरदस्त कसरत है ना? उसे कॉन्सेप्ट को सरल बनाना पड़ता है, उसे अलग अलग तरीकों से समझाना पड़ता है, सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। इससे दिमाग के कई रास्ते एक्टिवेट होते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम, यहाँ तक कि भाषा समझने वाला एंगुलर गाइरस भी। बाप रे, इतना सब कुछ। हाँ, तो नतीजा ये होता है कि सिखाने वाले बच्चे के दिमाग में वो जानकारी और पक्की हो जाती है, उसका कॉग्निटिव मैप ज्यादा साफ और मजबूत बनता है। कॉग्निटिव मैप मतलब वो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में सिर्फ स्टोर नहीं होता, बल्कि ठीक से ऑर्गेनाइज हो जाता है, कनेक्शन बन जाते हैं। तो ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये उस जानकारी को अपने दिमाग में और बेहतर तरीके से जमाने जैसा है। एग्जैक्टली। और ये फिर से घर वाले उदाहरण से जुड़ता है। हाँ, जैसे जब कोई बच्चा अपने छोटे भाई बहन को कुछ सिखाता है, मान लीजिए जूते के फीते बांधना, हाँ, तो उसे वो चीज खुद भी ज्यादा अच्छे से याद रहती है ना? हाँ, ये तो है। बस होमवर्क में मदद करना, कोई गेम समझाना, ये सब अनौपचारिक छोटे शिक्षक वाले पल हैं। तो ये पूरा मॉडल बच्चों को पैसिव सुनने वालों से एक्टिव हिस्सेदार बना रहा है। बिल्कुल। लेख में इसके कई फायदे गिनाए गए हैं, लेकिन जो बातें मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो हैं बच्चों में सेल्फ एफिकेसी का बढ़ना। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ वाली भावना। बिल्कुल। और उनमें कम्युनिकेशन, लीडरशिप, यहाँ तक कि सहानुभूति जैसे सॉफ्ट स्किल्स का अपने आप डेवलप होना, ये बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं। और एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस क्लासरूम का। एक ऐसी जगह जहां बच्चे डरे हुए या कंपटीशन में ना हो, बल्कि सहयोग और जिज्ञासा के साथ सीख रहे हों। क्या ये वाकई मुमकिन लगता है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, पर लेख में जो स्टडी के नतीजे दिए हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं। अच्छा, क्या कहती है स्टडी? कई बातें हैं। पहली तो ये कि स्टडी ने कंफर्म किया कि जो बच्चे अपने साथियों को पढ़ाते हैं, यानी छोटे शिक्षक, उन्हें वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा गहराई से याद रहती है। यानी सिखाना खुद सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी अहम बात, इन छोटे शिक्षकों में लीडरशिप और जिम्मेदारी बढ़ती देखी गई। वे अपना समय मैनेज करना सीखते हैं, दूसरों की ज़रूरतें समझते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये तो क्लासरूम के माहौल के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, और तीसरी बात, मिनिएचर स्कूल वाले माहौल में बच्चे ज़्यादा जुड़े हुए और प्रेरित महसूस करते हैं। उनमें सीखने की अपनी इच्छा जागती है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अच्छा। और शायद सबसे जरूरी, ऐसी क्लास में डर, चिंता और यहाँ तक कि बुलिंग मतलब धौंस जमाना, वैसी समस्याएं भी कम देखी गईं। अरे वाह, बुलिंग भी कम होती है। हाँ, क्योंकि बच्चे एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, कंपटीशन की जगह सहयोग होता है, तो माहौल बेहतर होता है। ये हैप्पीनेस क्लासरूम वाली बात अब ज्यादा प्रैक्टिकल लग रही है, और सहानुभूति और टीम वर्क बढ़ना भी इसी से जुड़ा होगा। निश्चित रूप से। जब आप किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसके नजरिए से सोचना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है ना? सही बात है। इससे सहानुभूति और कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप बेहतर होते हैं। और ये सिर्फ स्कूल की बात नहीं, घर पर भाई बहनों के बीच भी यही होता है। तो ये स्टडीज दिखा रही हैं कि ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, इसके ठोस नतीजे भी हैं। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें बच्चों को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। हाँ, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा सबक है। बच्चे सिर्फ खाली बर्तन नहीं है जिनमें ज्ञान भरना है, वे खुद ज्ञान बनाने और बांटने में सक्षम हैं। ये सोच ही पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की ताकत रखती है। तो फिर इसके असली दुनिया में क्या मायने? स्कूलों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? लेख कुछ सुझाव देता है। हाँ, लेख कई स्तरों पर बदलाव की बात करता है। कुछ मुख्य बातें बताती हूँ। बताइए। पहला, क्लासरूम का ढांचा, वो बदलना होगा। ऐसी जगह बने जहां बच्चे आसानी से ग्रुप्स में काम कर सकें। मतलब फिजिकल स्पेस भी? हाँ, शायद गोल मेजें हों, लिखने और ड्रॉ करने की खुली जगह हो। बोलने वाले स्कूल से करके सीखने वाले स्कूल की तरफ जाना होगा। दूसरा, पीयर लर्निंग, मतलब बच्चों का एक दूसरे को सिखाना, इसे एक व्यवस्थित रूप देना होगा, इसे बढ़ावा देना होगा। अच्छा। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, टीचर्स का रोल बदलेगा। वे सिर्फ जानकारी देने वाले नहीं रहेंगे। तो क्या बनेंगे? वे सीखने का माहौल बनाने वाले लर्निंग आर्किटेक्ट या फैसिलिटेटर बनेंगे। उनका काम होगा बच्चों को गाइड करना, मदद करना। ये टीचर्स के लिए एक बड़ा बदलाव है। क्या वे इसके लिए तैयार होंगे? ये एक चुनौती जरूर है। इसके लिए ट्रेनिंग और माइंडसेट में बदलाव की जरूरत होगी। ये आसान नहीं होगा, पर जरूरी है। और
चौथा, हमें लिखावट और विजुअल मैपिंग जैसी मोटर आधारित तकनीकों को फिर से महत्व देना होगा। पांचवा, हमें बच्चों में लीडरशिप और इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब भावनात्मक समझ बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। और घर पे पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स घर पर होने वाले ऐसे अनौपचारिक सिखाने के पलों को पहचाने, उन्हें बढ़ावा दे, बच्चों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करें। कुल मिलाकर ये एक सोच का बदलाव है, बच्चों को एक्टिव भागीदार मानना, निष्क्रिय रिसीवर नहीं। ये जो सीखने वाले शिक्षक वाली दोहरी पहचान है, ये बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने में कैसे मदद करती है? आजकल 21वीं सदी के स्किल्स की बहुत बात होती है। ये सीधे तौर पर मदद करती है। सोचिए, जब बच्चे सिखाते हैं तो वे जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। हाँ। दूसरों की भावनाओं को समझना सीखते हैं, सहानुभूति, अपनी बात कहना सीखते हैं, मिलकर काम करना सीखते हैं, टीम वर्क, और खुद से सीखने की क्षमता विकसित करते हैं, सेल्फ डायरेक्शन। ये सब वही स्किल्स है जिनकी आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, हमारे स्कूलों में पारंपरिक तरीके इतने गहरे जमे हुए हैं, क्या इस तरह का बदलाव लाना आसान होगा? क्या ये पूरे सिस्टम में आ सकता है? ये वाकई एक बड़ा और अहम सवाल है। मानसिकता बदलना सबसे मुश्किल होता है। सही कहा। टीचर्स, पेरेंट्स, अधिकारियों, सबको इस नए तरीके पर भरोसा करना होगा। इसमें समय लगेगा, शायद शुरुआत छोटे स्तर पर ही हो, लेकिन लेख आशावादी है। वो कहता है कि ये मॉडल कम संसाधनों में भी लागू किया जा सकता है और ये टिकाऊ भी है। जरूरत इच्छा शक्ति और सही सपोर्ट की है। तो आज की इस बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चों के अंदर सिखाने की एक छुपी हुई ताकत है। हाँ? और अगर हम उसे सही माहौल दें, जैसे कि मिनिएचर स्कूल और लर्नोग्राफी के जरिए, तो सीखना सबके लिए ज्यादा असरदार और शायद ज्यादा खुशी देने वाला बन सकता है। वो हैप्पीनेस क्लासरूम का सपना शायद उतना दूर नहीं। हाँ, बिल्कुल, ये शिक्षा को एक तरफा प्रसारण के बजाय एक बहुदिशात्मक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखने का नजरिया है। ज्ञान दिया नहीं जाता, उसे बच्चे मिलकर बनाते हैं, शेयर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। लेख के अंत में भी शायद यही कहा गया है कि हमें शिक्षा को फिर से परिभाषित करना होगा। हाँ। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। लेख कहता है कि हर बच्चे में एक अंदर का शिक्षक होता है। जरा सोचिए, अगर हम बचपन से ही इस अंदर के शिक्षक को पहचानें, उसे सम्मान दें और उसे उभरने का मौका दें, तो क्या हम ऐसे युवा तैयार नहीं कर सकते जो भविष्य की अनजान चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार हों? मतलब ज्यादा अडेप्टेबल और सहयोगी। हाँ, जो सिर्फ अपनी ना सोचें बल्कि मिलकर समाधान निकालना जानते हो। तो अगली बार जब आप बच्चों को देखें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शायद आपको भी कोई छोटा शिक्षक एक्शन में दिख जाए। हाँ, अपने दोस्त को कुछ समझाते हुए या छोटे भाई बहन की मदद करते हुए। बिल्कुल। तो अंतिम संदेश साफ है, छोटे शिक्षक को पहचानें और उसे सशक्त बनाएं, ब्रेन पेज जैसी तकनीकों को अपनाएं और एक ज्यादा खुशहाल सीखने का माहौल बनाएं। क्योंकि हर बच्चे को सिर्फ सीखने का नहीं, सिखाने का भी हक है। बिल्कुल।